परमवीर चक्र विजेता सीरीज के 8वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे भारत के 8वें परमवीर चक्र विजेता सूबेदार जोगिंदर सिंह की, जिन्होंने 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान बुमला मोर्चे पर एक टुकड़ी का नेतृत्व करते हुए अपनी सूझबूझ से चीनियों को 2 बार पीछे खदेड़ दिया था। तो चलिए जानते हैं ऐसे परमवीर सूबेदार जोगिंदर सिंह की कहानी। जोगिंदर सिंह का जन्म 26 सितंबर 1921 को पंजाब के मोगा जिले के मेहाकलन गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम शेर सिंह और माता का नाम गुरदयाल कौर था। जोगिंदर सिंह बहुत समृद्ध परिवार से नहीं थे, इसी कारण उनकी विधिवत शिक्षा नहीं हुई थी। उन्होंने अपना बचपन गांव में बिताया था। उन्होंने प्राथमिक स्तर की पढ़ाई नाथुवाला गांव में तथा उसके बाद दरौली गांव के मिडिल स्कूल से की। बाद में उन्होंने सेना में शामिल होने का फैसला किया, जिससे कि उन्हें वह पहचान और उद्देश्य मिल सके। 28 दिसंबर 1936 को जोगिंदर सिंह ब्रिटिश भारतीय सेना की सिख रेजिमेंट की पहली बटालियन में शामिल हुए। सेना में शामिल होने के बाद उनकी प्रतिभा का विकास हुआ और उन्होंने वहां सेना की परीक्षाएं उत्तीर्ण की तथा उन्हें यूनिट शिक्षा प्रशिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया। उन्होंने बर्मा की ओर से द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया। साल 1947 में भारत को आज़ादी मिलने के बाद जोगिंदर सिंह ने सिख रेजिमेंट में रहकर 1948 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भी हिस्सा लिया। हिमालय क्षेत्र में विवादित सीमाओं पर लंबे समय से भारत और चीन के बीच असहमति थी। विवादित क्षेत्र में बढ़ते चीनी घुसपैठ का सामना करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने उनसे निपटने के लिए रणनीतियों के बारे में पूछा। हालांकि भारतीय सेना द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया था। इसके बजाय उन्होंने फॉरवर्ड पॉलिसी नामक एक नौकरशाह द्वारा प्रस्तावित एक योजना को मंजूरी दी, जिसमें चीनी सीमा के क्षेत्र में कई छोटी छोटी पोस्टों की स्थापना के लिए कहा गया था। चीनी घुसपैठ के खिलाफ सार्वजनिक आलोचना में गंभीर वृद्धि के कारण नेहरू ने सेना की सलाह के खिलाफ फॉरवर्ड पॉलिसी लागू कर दी। चीन को भौगोलिक लाभ प्राप्त था और यह सेना के लिए चिंता का विषय था। अतिरिक्त चीनी हमले के समय कई छोटी छोटी पोस्टों को बनाए रखना असंगत था। इस पर नेहरू ने यह मान लिया था कि चीनी हमला नहीं करेंगे, लेकिन चीन ने युद्ध की शुरुआत कर दी। 9 सितंबर 1962 को तत्कालीन भारत के रक्षा मंत्री वी.के. कृष्ण मेनन ने एक सभा में एक निर्णय लिया कि चीन को थागला रिज की दक्षिणी सीमा से बाहर कर देना है। प्रधानमंत्री नेहरू उस समय राष्ट्रमंडल प्रतिनिधियों के सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए हुए थे। रक्षा मंत्री की मीटिंग में लिए गए निर्णय से नेहरू जी को अवगत कराया गया और उन्होंने उस पर अपनी सहमति दे दी। और इसके बाद 7वीं इन्फेंट्री ब्रिगेड के साथ एक सिख रेजिमेंट को नमकाछू जाने का आदेश दिया गया, जिसे सैन्य रूप से अस्वस्थ माना जाता था और चीनी सेना के लिए एक लाभप्रद मैदान था। इस ठिकाने पर चीनी फौजों का जमावड़ा पूरी तैयारी से घात लगाए बैठा था, जहां एक नासमझी और हुई। इस निर्णय और खबर को भारतीय प्रेस ने भरपूर ढंग से बढ़ा चढ़ाकर छापा, जिसमें चीन के लिए ललकार भी थी, जबकि असलियत में भारत की फौजों की तैयारी उतनी अच्छी नहीं थी। हथियारों और गोला बारूद की भी भारी कमी के बावजूद भारत के सैनिक और अफसर बेहद बहादुरी और जोश से भरे हुए थे। आखिर 20 अक्टूबर 1962 को चीन और भारत बुमला मोर्चे पर अपनी अपनी फौजों के साथ आमने सामने आ गए। फिर अगस्त 1962 का समय आया, जब चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने भारत पर हमला कर दिया। उसने अक्साई चीन और पूर्वी सीमा पर अपना दावा ठोक दिया। चीनी सेना ने थगला रिज पर कब्जा कर लिया। रक्षा मंत्री वी.के. कृष्ण मेनन ने प्रधानमंत्री नेहरू की सहमति से 22 सितंबर को सेनाध्यक्ष को आदेश दिए कि थगला रिज से चीन को बाहर खदेड़ा जाए। भारतीय सेना ने इस असंभव काम के लिए टुकड़ियों को इकट्ठा किया। हालांकि चीनी सेना ज्यादा नियंत्रण वाली स्थिति में थी। चीनी सेना ने 20 अक्टूबर को नमकाचू सेक्टर और लद्दाख समेत पूर्वी सीमा के अन्य हिस्सों पर एक साथ हमले शुरू कर दिए। 3 दिनों में उसने बहुत सारी जमीन पर कब्जा कर लिया और धोला थगला से भारतीय उपस्थितियों को बाहर कर दिया। अब चीन को तवांग पर कब्जा करना था, जो उसकी सबसे बड़ी चाहत थी। उसे तवांग पहुंचने से रोकने का काम भारतीय सेना की पहली सिख बटालियन को दिया गया था। ट्विन पिक्स से 1 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में पहली सिख बटालियन की एक डेल्टा कंपनी ने अपना बेस बनाया था, जिसके कमांडर थे लेफ्टिनेंट हरिपाल कौशिक। उनकी डेल्टा कंपनी की 11वीं प्लटून आईबी रिज पर तैनात थी, जिसके कमांडर थे सूबेदार जोगिंदर सिंह। सिखों के इस पलटन को तोपों और गोलाबारी से कवर देने के लिए 7वीं बंगाल माउंटेन बैटरी मौजूद थी। 20 अक्टूबर की भोर थी, जब असम राइफल्स की बमला आउटपोस्ट के एक जेसीओ ने देखा कि बॉर्डर के पार सैकड़ों की तादाद में चीनी फौज जमा हो रही है। उन्होंने 11वीं प्लटून को सावधान कर दिया। जोगिंदर सिंह जी ने तुरंत हवलदार सूचा सिंह जी के नेतृत्व में एक सेक्शन बमला पोस्ट भेजा। फिर उन्होंने अपने कंपनी हेडक्वार्टर से गोला बारूद मुहैया कराने के लिए कहा। 23 अक्टूबर की सुबह 4:30 बजे चीनी सेना ने मोर्टार और एंटी टैंक बंदूकों का मुंह खोल दिया, ताकि भारतीय बंकर नष्ट किए जा सके। फिर 6 बजे उन्होंने असम राइफल्स की पोस्ट पर हमला बोला। सूचा सिंह जी ने वहां मुकाबला किया, लेकिन फिर
अपनी टुकड़ी के साथ आईबी रिज की पलटन के साथ आ मिले। सुबह की पहली किरण के साथ फिर चीनी सेना ने आईबी रिज पर आक्रमण कर दिया ताकि ट्विन पिक्स को हथिया लिया जाए। जोगिंदर सिंह वहां की भौगोलिक स्थिति को बहुत अच्छे से समझते थे और स्थानीय संसाधनों का अच्छा इस्तेमाल करते हुए आईबी रिज पर चतुर प्लानिंग के साथ बंकर और खंदकें बनाई थी। उनकी पलटन के पास सिर्फ 4 दिन का राशन था। उन लोगों के जूते और कपड़े सर्दियों और उस लोकेशन के हिसाब से अच्छे नहीं थे। जोगिंदर सिंह को यह पता था कि चीनी फौज बमला से तीखी चढ़ाई करके आ रही है और वे लोग ज्यादा मजबूत आईबी रिज पर बैठे हैं। यानी सिख पलटन अपनी पुरानी हो चुकी ली एनफील्ड 303 राइफल से भी दुश्मन को कुचल सकते हैं। इसके अलावा उनके पास गोलियां कम थी, इसीलिए उन्होंने अपने सैनिकों से कहा कि हर गोली का हिसाब होना चाहिए। जब तक दुश्मन रेंज में न आ जाए तब तक फायर रोक रखें। जल्द ही इस फ्रंट पर लड़ाई शुरू हो गई। पहले हमले में करीब 200 चीनी सैनिक सामने थे। वहीं भारतीय पलटन छोटी सी, लेकिन सूबेदार जोगिंदर सिंह जी और उनके साथियों ने चीनी सेना का बुरा हाल किया। उनके बहुत सारे सैनिक घायल हो गए। उनका जवाब इतना प्रखर था कि चीनी सेना को पहले तो छुपना पड़ा और उसके बाद पीछे हटना पड़ा, लेकिन इसमें भारतीय पलटन को भी नुकसान पहुंचा। इसके बाद सूबेदार जोगिंदर सिंह जी तोंगपेंगला के कमांड सेंटर से और गोला बारूद भिजवाने के लिए कहा। ये हो रहा था कि 200 की क्षमता वाली एक और चीनी टुकड़ी फिर से एकत्रित हुई और दूसरी बार फिर से आक्रमण कर दिया। इसी बीच भारतीय पलटन की नजर में आए बगैर एक चीनी टोली ऊपर चढ़ आई। इस गोलीबारी में जोगिंदर सिंह जी को भी गोली लगी। एकदम विपरीत हालत में भी वो पीछे नहीं हटे और अपने साथियों को निर्देश देते रहे। जब उनके गनर शहीद हो गए तो उन्होंने 2 इंच वाली मोर्टार खुद ले ली और कई राउंड दुश्मन पर चलाए। उनकी पलटन ने बहुत सारे चीनी सैनिकों को मार दिया था, लेकिन उनके भी ज्यादातर लोग शहीद हो चुके थे या बुरी तरह घायल थे। कुछ विराम के बाद चीनी फौज की 200 सैनिकों की एक और टुकड़ी फिर इकट्ठी हो चुकी थी और वे आईबी रिज को छीनने जा रहे थे। डेल्टा कंपनी के कमांडर लेफ्टिनेंट हरिपाल कौशिक जी ने आने वाला खतरा भांपते हुए जोगिंदर सिंह जी को रेडियो पर संदेश भेजा। कुछ देर बाद उनकी पलटन के पास बारूद खत्म हो चुका था। सूबेदार जोगिंदर सिंह जी ने अपनी पलटन के बचे सैनिकों को तैयार किया और आखिरी दावा शत्रु पर बोला। उन्होंने अपनी अपनी बंदूकों के आगे लगे चाकू से जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल के नारे लगाते हुए चीनी सैनिकों पर हमला कर दिया और कईयों को मार गिराया। लेकिन चीनी सैनिक आते गए। बुरी तरह से घायल सूबेदार जोगिंदर सिंह जी को युद्धबंदी बना लिया गया। वहां से 3 भारतीय सैनिक बच निकले थे, जिन्होंने जाकर कई घंटों की इस लड़ाई की कहानी बताई। इसके कुछ ही देर बाद पीपल्स लिबरेशन आर्मी के बंदी के तौर पर सूबेदार जोगिंदर सिंह जी की मृत्यु हो गई। देश के लिए अपने महान कार्यों और अपने सैनिकों को युद्ध के दौरान प्रेरित करने के उनके प्रयासों के कारण उन्हें भारत सरकार द्वारा वर्ष 1962 में भारतीय सेना के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। जब चीनी आर्मी को पता चला कि सूबेदार जोगिंदर सिंह जी को परमवीर चक्र का अलंकरण मिला है तो वे भी सम्मान से भर गए। चीन ने पूरे सैन्य सम्मान के साथ 17 मई 1963 को उनकी अस्थियां उनकी बटालियन को सुपुर्द कर दी। तो ये कहानी थी भारत के 8वें परमवीर चक्र विजेता सूबेदार जोगिंदर सिंह जी की, जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में और वातावरण के अनुकूल सामान न होने के बावजूद भी चीनी सैनिकों का डटकर सामना किया और मां भारती की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। उनके इस बलिदान को भारत के लोग कभी भूल नहीं सकते। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और परमवीर चक्र विजेता सीरीज का कोई भी एपिसोड मिस ना हो जाए इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय हिंद।